हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसी क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास हिस्ट्री को हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 3 लेक्चर हमारे हिस्ट्री में हो चुके हैं। किसान समाज वाला जो आपका चैप्टर था वर्ग वो हम देख चुके हैं। आज आपका लेसन नंबर 3 पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लेसन नंबर 3 हमको समझना चाहिए। क्लियर है? इसमें क्या है, हम लोग बंधुत्व को समझेंगे, जाति क्या होती है और वर्ग क्या होता है। यानी कि हम बंधुत्व, जाति और वर्ग को समझेंगे। और आरंभिक समाज है 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी। क्लियर है? उस दौर को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभिक मानव के दौर के बाद से लेके जो आपका 600 ईसा पूर्व है वहां तक की जो घटना काल क्रम है उनको हम लोग अपने इस आज के लेक्चर में पढ़ना प्रारंभ करेंगे और इनको हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ जानकारी हमको मिली है, इस जानकारी को देखते हैं। पिछले अध्याय में हमने 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक के मध्य की आर्थिक और राजनीतिक जीवन के में आए अनेक परिवर्तन के बारे में हमने पढ़ा। इसमें से कुछ परिवर्तन समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। उदाहरण से वन क्षेत्र में कृषि का विस्तार हुआ है, वहां के रहने वाले लोग जीवन शैली में परिवर्तन हुआ है, विशेष शिल्प विज्ञान और विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ और संपत्ति के असमान वितरण, सामाजिक विज्ञान और आर्थिक प्रखर बने। इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए साहित्यिक परंपरा का उपयोग करते हुए कुछ सामाजिक ग्रंथ और आपके परंपरा का उपयोग करते हैं और कुछ सामाजिक ग्रंथ के व्यवहार के मानदंड तय करते हैं और सामाजिक ग्रंथ में और कभी भी इनका मौजूद नहीं थी और रीति रिवाज के अनुसार इस पर टिप्पणी की गई और इन अभिलेखों से हम समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनव की झलक मिलती है और हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ किसी समुदाय के जो विशेष दृष्टिकोण से लिखा गया है। याद रखना जरूरी है कि ये ग्रंथ किसने लिखे हैं, क्या लिखे हैं और कितनी इनकी रचना हुई है। और इस बात को ध्यान देना जरूरी है कि ग्रंथों की रचना में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ है। हम ग्रंथों की सावधानी से बात करें और देखें व्यवहार और रीति रिवाज इतिहास पर लिखे जाते हैं। उपमहाद्वीप के सबसे संबंधित ग्रंथों में महाभारत एक विश्लेषणात्मक करते हुए ऐसे में विशाल महाकाव्य पर केंद्रित है जो अपने वर्तमान स्वरूप को 1 लाख श्लोक से अधिक है और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में परिस्थितियों को लेखा जोखा है। ग्रंथ की रचना 1000 तक हुई है। 500 ईसा पूर्व में कुछ कथाएं हैं तो हैं और वो पहले भी आपका प्रचलित हैं। महाभारत के कुछ कथा को 2 परिवेश में युद्ध के चित्रण है। एक ग्रंथ में सामाजिक समुदाय का आचार मानदंड तय किया है और कुछ ग्रंथ तो आपका सामाजिक अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ा है और उनको अनुसरण में उनकी अवहेलना की गई है। उन बातों को देखा गया। क्लियर है? अब देखिए, महाभारत कालीन एक दृश्य है और तीर चलाते हुए ये आपको दिखाया गया है, इमेज है। और आप जानते हैं अर्जुन को भी तीर अंदाज यानी कि बहुत कुशल धनुधारी के रूप में आपका प्रेजेंट किया गया है। उन्हीं को बाद में दिखाने का प्रयास। आगे बढ़ जाए। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बीएस कुरुशंकर के नेतृत्व में एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। इनके अनुसार अनेक विद्वान ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया। कह रहे 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बीएस थकुथर ने क्या किया, एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी उनकी और उनकी कोशिश क्या थी कि जो महाभारत है उसका समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा। इससे क्या क्या कार्य थे? आरंभिक में देश के विभिन्न भागों से लिपियां ली गई, कहां कहां से उनके स्क्रिप्ट मिली हैं, कहां कहां से एविडेंसेस मिले, उनको लिखा गया। महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया कि महाभारत की जो पांडुलिपि का मतलब समझते हो, जो हाथ से ताड़पत्र, ताम्रपत्र, पाषाण इत्यादि पर जो आपका जो चीज लिखी मिली है, जो एविडेंस है, उन्हीं को कहा गया है आपका स्क्रिप्ट। जो हाथ से लिखा है उन्हीं को हम पांडुलिपि कहते हैं। कि सबसे पहले इनको ली परियोजना
पर काम करने वाले विद्वानों को सभी पांडुलिपि में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना का एक तरीका ढूंढना। कह रहे जो भी हमें पांडुलिपि मिली है उसका हर श्लोक एक कंपैरिजन करना है। अंत श्लोकों का चयन जो लगभग सभी पांडुलिपि में पाए गए हैं उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंड में किया गया। लगभग 13,000 ऐसे पृष्ठ हमने लिखे। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 37 साल लगे, 47 वर्ष लगे। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें सबसे विशेष रूप से उभर के आई। पहली कि संस्कृत के कई पाठकों ने अनेक अंशों में समानता थी। यह बात से स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल, तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने को मिली। दूसरी बात यह स्पष्ट हुई है कि यहाँ की कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेक्षण में अनेक क्षेत्रीय प्रभाव का उभार सामने आया है और इन परिशिष्टों के रूप में इतनी प्रश्न के रूप में हमें दिखा है और इनका अनेक परिवर्धन का ब्यौरा भी जो है हम लोगों को यहां से मिल जाता है। क्लियर है ये ब्यौरा? ठीक, आगे बढ़ जाए। चलिए, एक तरह से आपका देखा जाए ये परिवर्तन उन गुण प्रक्रियाओं के द्योतक है। द्योतक का मतलब समझते हैं, इंडिकेटर है किस चीज को पहचानने के। कैसे हैं उनके आपके द्योतक हैं? उन्हें प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करने के सामाजिक इतिहास के रूप में दिया है। यह द्वंद्व और मतवैक दोनों से चरिचित है। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है संस्कृत की ब्राह्मण द्वारा उन्हें लिखी गई है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशील करते हुए ग्रंथों की सतही तौर को समझ का विश्वास था। ग्रंथों में जो कुछ लिखा गया था वास्तव में व्यवहार में लाया गया। कालांतर में विद्वान ने पाली, प्राकृत, तमिल के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। यह स्पष्ट हुआ है कि आदर्श मूल संस्कृति ग्रंथ आमतौर से आध्यात्मिक माने जाते हैं, किंतु आदर्शों को प्रसन्नवाचक की दृष्टि से देखा जाए तो इनमें अवहेलना भी की जाती है। हम इतिहासकार द्वारा सामाजिक इतिहास को पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हुए इन सब में हमको ध्यान रखना चाहिए। तो समालोचनात्मक संस्करण का एक पृष्ठभाग मोटे अक्षरों को प्रकाशित और मुख्य पाठ का हिस्सा है। एक दिखाया गया है छोटे तौर पर जो है आपकी पांडुलिपियों में एक पाठ को दर्शाया है और जिसमें इन सबको हमको दिखाने का प्रयास किया। देखिए, मगधाना, सुरुच, चैतन्य, समुद्रवान, इस तरह से पूरा लिखा हुआ है। फिर उसको बताया गया है कि क्या क्या इन शब्दों का मतलब है, कैसे इनको लिया गया है। इनको दिखाने का और जानने का पूरा प्रयास इसमें किया गया है। क्लियर है? जो आपको देखना चाहिए इसमें और स्पष्ट रूप से दिखाई भी देगा। क्लियर है? ताकि आपको समझ। चलिए, देख लिया? अब देखते हैं इसके बारे में। बंधुत्ता एवं विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता है। परिवारों के बारे में दी गई जानकारी। हम बहुविधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा सभी परिवार के एक जैसे नहीं होते हैं। पारिवारिक जन की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता, उनके क्रियाकलापों में विभिन्नता होती है और एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों को आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल कर एक साथ रहते हैं, काम करते हैं, अनुष्ठान के साथ ही संपादित हैं।
परिवार का एक बड़ा समूह का हिस्सा है और हमें संबंधी हैं, तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। संबंधी सामूहिक जाति में कह सकते हैं कि रिश्ता नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक है। रक्त संबंध मानते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा में अलग अलग तरीके से निकाली जा सकती है। तो समाज में भाई बहन, चचेरे मौसेरे आदि खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु समाज में ऐसा नहीं है। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समाज को, इस तरीके को, इस परिप्रेक्ष्य को नहीं मानते, नहीं देखते। आरंभिक समाज के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिलती है, किंतु सामान्य लोगों ने परिवार के संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो गया। इतिहास और परिवार के संबंधित विचारों का विश्लेषण करते हुए इस अध्याय में महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों की आलोचना का पता चलता है और इस विचार में क्रियाकलाप को प्रभावित किया गया है, व्यवहार है, इन सब चीजों पर वो पक्षों पर क्या करता है, असर डालता है। और आप इन सबको देख, चलिए अब देखिए पितृवंशा की व्यवस्था के आदर्श। हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं, क्या कह रहे हैं, हम उन बिंदुओं को आपका निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुत्व के रिश्ते में परिवर्तन आया है। एक स्तर पर महाभारत इसकी कहानी है। ये बंधुत्व के दो दलों, कौरवों और पांडवों के बीच की भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित है। भाई कौरव हो गए या पांडव हो गए, पांडव के एक ही वंश से थे, आपके कुरु वंश से थे, मतलब आपके कुरु से थे, वंश तो इनका एक ही था, एक ही जनपद में थे। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणमित हुआ, जिनमें पांडवों की विजय हुई और उसके उपरांत पैतृक वंशिक उत्तराधिकार को घोषित किया गया। और इस महाकाव्य में पहले यह रचना मौजूद है कि महाभारत की मुख्य कथा वस्तु में आदर्श को और सुदृढ़ किया गया है, जिसे पैतृक वंशता में पिता पुत्र की मृत्यु के बाद ही अनेक संसाधनों पर, यानी कि राजाओं के संदर्भ में सिंहासन भी का भी अधिकार का जमाव, यानी कि कुछ ऐसी पैतृक चीजें हैं जो पुत्र को पिता के बाद, मतलब पिता को, जो पिता है उसकी पूरी अधिकार, उसकी संपत्ति, उसका सिंहासन तक किसे मिलता है, पुत्र को मिलता है। ये पैतृक अधिकार है। क्लियर है। अधिकार राजवंश लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पैतृक विस्तृता प्रणाली के अनुसार है। 6ठी शताब्दी के आसपास ही शुरू हुआ है। इस प्रथा में विभिन्नता भी थी, ऐसा नहीं केवल यही था, कुछ डिफरेंसेस भी था। कभी कभी पुत्र के ना होने से एक भाई दूसरे भाई के उत्तराधिकारी होता है। मान लीजिए किसी के पुत्र नहीं है, और पुत्र नहीं है जो उसका भाई है, भाई उत्तराधिकारी बन जाएगा या भाई का लड़का उत्तराधिकारी हो जाएगा। तो बंधुत्व भाव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। तो बंधुत्व का मतलब क्या है, इस प्रकार के बंधुत्व की बात है, जो भाई है वो सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियों के प्रभाव गुप्त सत्ता का उपयोग होता था। ठीक, पितृवंशिता के अनुसार प्रति झुकाव परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद के जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के मंत्रों में भी यह बात स्पष्ट होती है कि संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण में भी ऐसा दृष्टिकोण रखते थे। कह रहे जो पुरुष धनी और व्यक्ति हैं उनका भी विचार कुछ ऐसा ही था कि भाई पुत्रों को लेकर, ठीक, इन सब को लेकर कि भाई क्या हमारा पैतृक संपत्ति होगी, कैसे वो आपका ट्रांसफर होगी, बड़ा लड़का ही राजा बनेगा। अब अगर आप पूरे महाभारत को देखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको एक चीज समझ आएगी। क्लियर है कि भाई सबसे पहले क्या था कि कहानी तो बहुत पीछे शुरू होती है, आपके राजा भारत के समय शुरू होगी, लेकिन मेन जो आपका ट्विस्ट आता है वो कहां से आता है, वो पांडु पुत्रों को सिंहासन मिलना था। पांडु पुत्रों को ना मिलकर धृतराष्ट्र को सिंहासन मिल जाता है। धृतराष्ट्र चाहता है कि जो मेरा पुत्र है वो सिंहासन पर बैठे दुर्योधन, लेकिन सिंहासन किसको मिलना था, जो पांडु पुत्र है, बड़े हैं युधिष्ठिर, उनको मिलना था। तो इसलिए क्या हुआ, ना युधिष्ठिर को मिल पा रहा था, ना आपका दुर्योधन को, सिंहासन पर धृतराष्ट्र बैठा था। तो ये सारी चीजें हमने इसमें देखी। अब देखिए
सबसे पहले इस पूरे क्षेत्र को देखिए, ये है हस्तिनापुर और ये है कुरु राजवंश, और हस्तिनापुर के बगल में दिल्ली, इंद्रप्रस्थ। क्लियर है? कुरु राजवंश की राजधानी थी हस्तिनापुर, और उसके बाद कहां बनी? इंद्रप्रस्थ। सूरसेन, विराट, ये सारे क्षेत्र आपके मथुरा, और ये मल, और ये आपका पाटलिपुत्र, बोध गया, ये सारे वत्स वगैरह जितने भी ये सारे क्या थे, विराट, मत, ये राजस्थान, गुजरात, अवंती वगैरह, ये सारा पूरा क्षेत्र कहां था? ये कुरु और पांचाल, मतलब कुरु अलग था और पांचाल अलग था। लेकिन जब उन्होंने पांचाल को अपने मिला लिया, जो पांचाली जो आपका पंजाब और पाकिस्तान के आसपास जो मिठानकोट का क्षेत्र था, उसको पंजाब आपका पांचाल कहा गया, क्योंकि वहां 5 नद यानी कि 5 नदी आकर मिलती हैं, इसलिए वो पांचाल है। क्लियर है? तो ये मिल गया, तो ये क्षेत्र बना कुरु पांचाल। क्लियर है? तो इस प्रकार ये पूरा क्षेत्र इसमें विलीन हुआ, और महाभारत की कहानी को आप देखते ही हैं कि कैसे सिंहासन को लेकर एक 18 दिन चला महाभारत ने, कितने भीषण रूप लेकर पूरे समाज में दिखाया कि भाई गद्दी के लेकर लोग किस तरीके से नरसंहार करते हैं, अपने पारिवारिक चीजों को लेकर ही होता। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे दौर, बहुत सारे तरीके आपने इसमें देख लिए कि भाई किस तरीके से ये सारी घटनाएं। क्लियर है? आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। देख लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देख लिया? अब उत्तम पुत्रों का प्रजनन, अच्छे उत्तम पुत्र कैसे? तो ऋग्वेद में एक मंत्र का कुछ अंश उद्धृत है, इस ग्रंथ में संभवतः 1000 ईसा पूर्व पहले जोड़ा गया। विवाह संस्कार के दौरान मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था, और आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कार में इसका प्रयोग होता है। इसमें इससे मुक्त करता हूं, किंतु वहां से नहीं है। इसमें वह मजबूरी भी स्थापित की गई है। इसमें इंद्र के आग्रह में उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम का सौभाग्य प्राप्त हो। इंद्र शौर्य, युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता हैं। यहाँ तक वहां का तक ही पिता और पति ग्रह से। इस मंत्र का विवाह वर वधू के लिए भी कर रहे हैं, इसमें चर्चा की गई है। बहुत लिखा गया होगा कुछ उसका अंश, कुछ नियम, कुछ भाग उसका कहाँ कहाँ से है। क्लियर है? अब है स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई। अब कह रहे आपस में लोग क्यों लड़ रहे थे। कह रहे कि यह उदाहरण संस्कृत महाभारत के आदि पर्व यानी कि प्रथम अध्याय में से है, जो कौरव पांडवों के बीच हुए संघर्ष का चित्रण करता है। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे। जो कौरव थे वो किसके थे? धृतराष्ट्र के पुत्र थे। और पांडु उनके बंधवजन यानी उनके भाई थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, अतः उनके अनुज पांडु को हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुआ। किंतु पांडु के आकस्मिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिकों ने पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त की, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। इस बात से कौरव के ज्येष्ठ दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। वे अपने पिता के पास गए, बोले, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था। हालांकि आपको यह प्राप्त हो गया होगा कि पांडव पांडु से विश्वास रखता है कि उनके बाद उनके पुत्र और पौत्र और फिर प्रपौत्र पैतृक संपत्ति का अधिकारी हो जाएंगे। हम अपने पुत्र के लिए इस राज्य के उत्तराधिकारी को बेदखल कर संसार में छूण समझा जाएगा। इस उदाहरण के कारण अंशतः सत्य भी नहीं है। यह भी बात इस बात का अनुसरण करते हैं कि जिन लोगों को यह ग्रंथ लिखा था, क्या वे सोचते थे कि कभी यह प्रकरण आपका विरोधी विचारधारा मिलेगी। तो अलग अलग रूप, अलग अलग तत्व में लिखा है। तो कहानी आपको पता लग गई, मेन कहानी सिंहासन, गद्दी, पावर। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए विवाह के नियम।
इस समय कुछ विवाह के नियम भी थे। पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे। इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षाकृत था। बहिर्विवाह पत्ती कहते थे। इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवार को कम आयु की कन्या और स्त्री का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया गया था। इसमें उचित समय, उचित व्यक्ति के अनुसार विवाह किया जा सके। कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट की गई पिता को महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता। आज भी हमारे यहाँ जो कन्यादान है वो आपका महत्वपूर्ण प्रथा है विवाह की जो मानी जाती है। कैसी है? महत्वपूर्ण प्रथा है विवाह की जो मानी जाती है, और हम लोग उसको देखते हैं। नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन के अधिकार का जटिल हुआ और निकट के दूर आकर लोग मिले, और वस्तुओं को खरीद फरोख्त के साथ ही नागरिक परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता है। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वास और व्यवहारों को प्रति चिन्ह लगाया गया। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार की। ब्राह्मणों में आचार संहिता को विशेष तौर पर पालन था, किंतु बाकी समय का अनुसरण करना पड़ता था। 5000 ईसा पूर्व मापदंडों का सूत्र धर्मशास्त्र का नाम संस्कृत में। इसमें महत्वपूर्ण मनुस्मृति का भी संकलन है जो 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में कहीं हुई है। यानी कि 400 टाइम पीरियड है भाई। 200 ईसा पूर्व से पीछे, 200 ईसा पूर्व के बाद, इसी के आसपास में कहीं जो है आपकी मनुस्मृति लिखी गई है। और जो आपका मनुस्मृति है वो क्या है? उस समय का, उस समाज का संविधान था। भाई मनुस्मृति को क्या माना जाता है? संविधान मानते हैं। हालांकि लोग उसमें अलग अलग तरीके से देखते हैं, मैं किसी का व्यक्तिगत नहीं जाऊंगा, लेकिन हम पढ़ने के तौर पर पढ़ रहे हैं। हालांकि इस ग्रंथ में ब्राह्मण लेखकों को यह माना गया था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है, सत्य है, सही है। उनके बनाए गए नियम सबके द्वारा पालन होने चाहिए। वास्तविक सामाजिक का संबंध कहीं अधिक जटिल था। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि उपमहाद्वीप के में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचारवाद की वजह से ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं है, कि वो घटा नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है। इन सारी चीजों को आपका देखा गया है। क्लियर है? इन पर आपका विचारवत किया गया है, सूत्रबद्ध किया गया है कि आपको थोड़ा सा समाज के हिसाब से देखना चाहिए कि भाई किस प्रकार का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देख लिया आपने? चलिए चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल आप इसको रिवीजन करिए, पढ़िए।